तो आज के इस लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है कंडक्टिविटी के कैलकुलेशन में, सेमीकंडक्टर के कुछ कैलकुलेशन में हमें काम आएंगे। और बेसिक बात इसमें ये है कि हमें ये सीखना है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है। इसके बाद फिर हम जब सेमीकंडक्टर का मॉडल डेवलप कर रहे होंगे तो हमें समझ में आएगा कि सेमीकंडक्टर और मेटल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें सीख रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अभी हम ये मेटल के लिए पढ़ेंगे और बाद में देखेंगे कि मेटल और सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद हमें इसमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसे होगा मेटल में। तो पहले देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन मेटल्स। मेटल में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए ये ड्रूड ने दिया था। ड्रूड एक साइंटिस्ट का नाम है। सो हम जो मॉडल पढ़ रहे हैं वो ड्रूड मॉडल है। ड्रूड मॉडल का मतलब फिजिक्स में क्लासिकल मॉडल कहलाता है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नहीं हम यूज़ करेंगे, मतलब जो प्रॉपर सही मॉडल है क्वांटम मैकेनिक्स का वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो ड्रूड मॉडल के अकॉर्डिंग हम इसमें चर्चा करेंगे। तो कुछ बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। सो पहला ये है कि किसी भी मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है। तो जैसे मैंने मान लिया कि ये एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस मान लिया, दिस इज़ द न्यूक्लियस। अब यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट में अपने को पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 हो गए। इसके बाद ये फिर उसका सेकंड ऑर्बिट मान लिया किसी, जिसमें जो है हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो ऐसे बना लिया हमने ये है। और मान लिया कि ये थर्ड ऑर्बिट है, ऐसे ले सकते हैं। लास्ट ऑर्बिट मान लिया, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब मेटल के क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा तो जैसे 2 मान लिया तो ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए या 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएं, या कुछ मेटल्स में ऐसा होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएं। ऐसे इससे ज़्यादा कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर नहीं आएंगे। सो है क्या कि मेरे पास एक मेटल है, उसका न्यूक्लियस है, उसके तरफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो बैलेंस सेल है, बैलेंस सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी मेटल हो सकता है। सो हमने मान लिया कि किसी मेटल से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 3 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन अपने मेटल को छोड़ करके चले आते हैं, ये मेटल के क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह घूमते रहते हैं। सो ये जैसे मैंने मान लिया कि एक मेटल का एक छोटा सा पार्ट बना रहे हैं। इस बैलेंस सेल को छोड़ करके जो बचता है उसे हम कोर एटम बोलते हैं। अब चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो जो बचेगा उसमें टोटल +1 चार्ज आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो +2 आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +3 चार्ज आ जाएगा। सो हम ये चार्ज नहीं लिख करके हम इसको सिर्फ ऐसे डिनोट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है जो हम आगे तक फॉलो करेंगे। इलेक्ट्रॉन इसके जब मॉडल डेवलप करेंगे हम सेमीकंडक्टर के, तो ये कोर एटम हो गए। कोर एटम का मतलब ये है कि बैलेंस सेल वालों को छोड़ दिया, बैलेंस सेल के अलावा जो बच रहा है वो कोर एटम का रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ लेके चल रहे हैं। तो ये हमारे कोर एटम का रिप्रेजेंटेशन हो गया। कोर एटम का मतलब ये उस मटेरियल के अंदर फिक्स्ड है। सो दीज आर दी कोर एटम। तो ये मैंने यहाँ पर कोर एटम बना दिया। कोर एटम्स या जो है आयन भी इसको लिखा रहता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्रीली चल रहे हैं। दीज आर दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी पार्टिकुलर एटम से बाउंड नहीं है, इसीलिए हम इनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये ड्रूड मॉडल के अकॉर्डिंग हम इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। सो ये है वह हमारे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये किसी भी एटम से अटैच्ड नहीं है। सो इसमें क्या क्या पॉइंट होगा। सो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जब किसी मेटल से 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ करके चले जाते हैं, तो जब उस मेटल की क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन अब उस पूरे मेटल के अंदर फ्री चल रहे होंगे। सो हम यहाँ पर लिखेंगे व्हेन ए क्रिस्टल ऑफ मेटल, मेटल का क्रिस्टल है, नॉन मेटल का नहीं बना है। व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ मेटल इज फॉर्म्ड, when a crystal of metal is formed, then 1 2 or 3
बहुत कॉमन नहीं है। देन 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, देन 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम the valence cell, from the valence cell of the atom, from the valence cell of the atom become free, तो वो जो है फ्री हो जाते हैं। ये हमारा मेटल का फॉर्म है। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अभी जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी भी पार्टिकुलर एटम से अटैच नहीं होते हैं। So these free electrons are not attached to any particular atom. These free electrons are not attached to any particular atom. आगे चल करके मैं आपको बाइंड डायग्राम के स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा और एकदम एग्जैक्टली समझेंगे कि फ्री होने के बाद ये गए कहाँ, मेटल में रहते कहाँ हैं। बट अभी हम ड्रूड मॉडल के अकॉर्डिंग कुछ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे इसी चैप्टर में हम जब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं आपको सब सिखाऊंगा कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद गए कहाँ। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि यदि कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और ये कहाँ पर होंगे ये हम आगे चल के समझेंगे। अब दूसरा है कि ड्रूड ने बताया क्या कि फ्री होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन करें कैसे। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनका बिहेवियर उसी तरीके से होगा जैसे किसी गैस के मॉलिक्यूल या उसके एटम बिहेव करते हैं। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक, सो दूसरा है दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिहेव like molecules of an ideal gas. So ideal gas के मॉलिक्यूल के बारे में हमें पता है कि किसी टेम्परेचर टी पर आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं, इसलिए उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। सो आगे मैक्सवेल ने जो है उनके लिए एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इस तरह के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। सो उसी बेसिस पर ड्रूड ने भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए ये पूरे मेटल के अंदर उसी तरीके से फ्लो कर रहे होंगे जैसे गैस के एटम या मॉलिक्यूल गैस के अंदर चल रहे होते हैं। सो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ेंगे कि भाई इनकी वेलोसिटी क्या होगी। सो अकॉर्डिंग टू ड्रूड वेलोसिटी ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये समझने वाली बात है क्योंकि पूछता है अपने से, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन एज, हम ऐसे बता सकते हैं v इज, वेलोसिटी का मतलब ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो हम गैस के मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई करते हैं 3 kT/m। सो ड्रूड ने बोला कि हम आइडियल गैस के लिए जो रूट मीन एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाते हैं वह रूट मीन एवरेज स्पीड का फार्मूला यहाँ लगा सकते हैं। के अपने को पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है, इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, और m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू होगी 9.1 इंटू 10⁻31 kg, एंड T टेम्परेचर इन केल्विन। ये कोई करेक्ट मॉडल नहीं है, दिस इज़ नॉट द रियलिस्टिक मॉडल, लेकिन हाँ हमारे सिलेबस में यही मॉडल है और ये हमारे पर्पज़ को सॉल्व कर देता है। हम बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें बहुत आसानी से बता पाते हैं और जब हम एक्सपेरिमेंट से मैच करते हैं तो बहुत सारी बातें मैच हो जाती हैं। सो ये जो हमने स्पीड लिखा, दिस इज़ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग थर्मल वेलोसिटी लिखेंगे। सो यहाँ पर जो v है इसको यूजुअली राइटर्स क्या लिखते हैं, थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी। सो थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं, इसलिए अंदर ड्रूड ने गैस मॉडल ही आइडियल गैस का मॉडल ही इलेक्ट्रॉनों के लगा दिया। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी गैस की तरह ही बिहेव करेंगे। सो फर्स्ट हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया
कि जैसे हमारे किसी मेटल का कोई पार्ट का फॉर्मेशन होगा तो सबसे पहले उसके अंदर एक कोर एटम होंगे। कोर एटम का मतलब ये लैटिस का पार्ट होंगे, ये अपनी जगह फिक्स होंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन आए वो कहाँ से आए, जो बैलेंस सेल है उस बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या रेयरली कभी 3 इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम को छोड़ करके बाहर चले आते हैं। बाहर चले आते हो पूरे मेटल के अंदर वो फ्रीली गैस के मॉलिक्यूल की तरह मूव करते रहते हैं, इसलिए हमने इनका नाम दिया फ्री इलेक्ट्रॉन। और किसी भी मेटल में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हीट, थर्मल कंडक्शन और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन केवल और केवल इन्हीं की वजह से होता है। इसके बाद फिर हमने उनकी वेलोसिटी डिस्कस कर लिया। अब हमें ये देखना है कि रेजिस्टिविटी किसकी वजह से होती है। सो ये जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कोर एटम से टकराएंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, क्योंकि अगर रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का हमारा काम पड़ेगा तो हम कुछ डेफिनेशन बना लेते हैं। सो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ मेटल, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल लिख देता हूँ, या आप मेटल भी लिख सकते हैं। ऑफ द मेटल is due to collision of electrons, collision of free electrons with core atoms। जो हमारे core atoms हैं उन core atoms से ये इलेक्ट्रॉन्स बार बार टकराते रहते हैं। तो collision में जब वो कोलाइड करेंगे तो वो अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी लूज़ करेंगे। ये काइनेटिक एनर्जी हीट के फॉर्म में हमें अपीयर होती है। तो इन सब मिली जुली प्रॉपर्टी को हम एक मैथमेटिकल क्वांटिटी से डिफाइन करते हैं, दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद कोर एटम्स। अब और कुछ एक दो बेसिक पॉइंट देख लेते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। सो जब हम मेटल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सो मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, जिससे मेटल की रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चल के सेमीकंडक्टर में हम इसको समझेंगे। सेमीकंडक्टर में उल्टा होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। बट हम ड्रूड मॉडल पढ़ रहे हैं और ड्रूड मॉडल में हम मेटल के बारे में सीख रहे हैं। सो हम ये लिखेंगे कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए मेटल इज इंक्रीज्ड, when the temperature of a metal is increased, then number of collisions of free electrons with core atoms will increase। सो क्या रिजल्ट हमने लिखा कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए मेटल इज इंक्रीज देन नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल विद कोर एटम्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद कोर एटम्स विल इंक्रीज। अब इसके इंक्रीज होने से होगा क्या, इसके इंक्रीज होने से उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। सो एज ए रिजल्ट, इस कोलिजन की वजह से एज ए रिजल्ट रेजिस्टिविटी of metal will increase as a result resistivity of metal will increase with increase in temperature। पूरा लिखते हैं जिससे डाउट नहीं, with increase in temperature, क्योंकि ये आगे चलकर जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो सेमीकंडक्टर में कम हो जाएगी, समझने की कोशिश करेंगे। से कोलिजन थ्योरी कहलाती है। और भी फैक्टर होते हैं, क्योंकि वो 10+2 के लेवल पे नहीं हैं, इसलिए मैं जो है उनको डिस्कस यहाँ पर नहीं कर रहा। सो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल हो गया। इस फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में जब भी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा मेटल के, तो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन अपने कोर एटम को छोड़ करके चले आते हैं और वो पूरे एटम के अंदर चलते रहते हैं। उनकी वेलोसिटी हम उसी तरीके से बता सकते हैं जैसे गैस मॉलिक्यूल के बारे में बता सकते हैं। तो ये मॉडल ड्रूड ने बताया और बताया कि जो रेजिस्टिविटी है मेटल की वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कोर एटम से बार बार टकरा रहे हैं। अब हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, जिससे मेटल की रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इस पार्ट में हम जैसे कोर एटम से इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे तो उनका कोलिजन में कुछ टाइम होगा।
ये जैसे मान लेता हूँ मैं कि ये कोर एटम है, ये कोर एटम है, ये कोर एटम है, इस तरीके से यहाँ पर कोर एटम्स फिक्स हैं। अब कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लिया मैंने, सपोज़ ये है, ये यहाँ कोलाइड किया, फिर कोलाइड करके यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। सो इस इलेक्ट्रॉन के कोलिजन का कुछ ना कुछ टाइम होगा। सो हम इस एवरेज टाइम को निकालना चाहते हैं। कुछ राइटर्स इसको रिलैक्सेशन टाइम लिखते हैं, कुछ एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स लिखते हैं। सो हम यहाँ पर लिखेंगे एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, या इसी को हम रिलैक्सेशन टाइम लिख रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं नहीं डिस्कस करूँगा, 10+2 में नहीं है वो, इसलिए 10+2 के लिए रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज टाइम हमारे लिए एक ही कहलाएगा। और इसके लिए हम सिंबल जो है टाउ सिंबल यूज़ करेंगे। तो कैसे बताएंगे? द एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। द एवरेज टाइम between two collisions, the average time between two collisions is called relaxation time। मैंने रिलैक्सेशन वर्ड लिख दिया है, आप इसका जो है एवरेज टाइम बिटवीन टू कॉलिजन्स भी समझ सकते हैं, तो ये आगे इससे हम बता सकते हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लेना है वह है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का मतलब ये है कि दो कॉलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो मीन फ्री पाथ कहलाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जब हमें क्लियर रहेंगे, और हमारा इनका बहुत ज़्यादा काम तो नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हाँ हमें एक आइडिया होनी चाहिए कि जो है आगे चल कर के यदि हम कोई फिजिकल प्रॉपर्टी बताना चाहते हैं, सो इलेक्ट्रॉन का विजुअलाइजेशन होना चाहिए हमारे दिमाग में। सो मीन फ्री पाथ का मतलब ये है द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कॉलिजन्स। So, the average distance traveled by electrons between two collisions, ये मीन फ्री पाथ कहलाएगा। सो कैसा होगा? लेमडा इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये होगा, है ना। सो आप ये ध्यान रखें, वी जो है वो आरएमएस वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड आप मैं लिख देता हूँ, आरएमएस हमने जो निकाला है डूड मॉडल से वो है, एंड टाउ ये रिलैक्सेशन टाइम या कॉलिजन टाइम लिख देता हूँ मैं इसको। दिस इज़ द कॉलिजन टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन टू कॉलिजन्स। और ये जो लेमडा है ये मीन फ्री पाथ है ही, ऊपर हमने लिख रखा है। सो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए कुछ बेसिक बातें डिफाइन कर सकते हैं कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बिहेव कर रहा होगा। अब इसमें एक छोटा सा जो है न्यूमेरिकल लगा के देख लेते हैं। सो न्यूमेरिकल ये है कि हमें थर्मल वेलोसिटी निकालना है 300 केल्विन पर। सो फाइंड thermal velocity of electrons in a metal at 300 Kelvin। सो बहुत क्लियर है सोल्यूशन में। वेलोसिटी के लिए फार्मूला कौन सा लगाया? 3 kT/m। डूड मॉडल के अकॉर्डिंग वेलोसिटी यही है। सो v इज इक्वल टू 3, k की वैल्यू हमें पता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ये पहले बता दिया है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो 9.1 इंटू 10⁻31। जब आप इसे देखेंगे तो लगभग 1.2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड आएगा। सो किसी मेटल के अंदर ऑन एन एवरेज ड्रूड के अकॉर्डिंग, एज पर ड्रूड मॉडल, जो किसी भी वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड है। रियलिटी में इससे 10 टाइम्स ज़्यादा होती है, फर्मी वेलोसिटी कहलाती है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पर वो कैलकुलेट किया गया है, बट हम ड्रूड मॉडल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। सो अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो
किसी भी टेम्परेचर पर चल रहा होगा, 300 हमने ले रखा है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड की आएगी। इसी को हम थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। और ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है ये ड्रूड के अकॉर्डिंग है, जो उन्होंने 1890 में डेवलप किया था। नेक्स्ट है कि हम मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब मेटल के अंदर चल रहा होगा तो क्या सभी कोर एटम से टकराएगा या कुछ से टकराएगा और कुछ से नहीं टकराएगा। सो मीन टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, mean time between two collisions, mean time between two collisions in a metal is काफ़ी कम होता है, 2 × 10⁻14 सेकेंड। फाइंड मीन फ्री पाथ, फाइंड मीन फ्री पाथ एट 300 केल्विन। सो आप देखिए सोल्यूशन में आसानी से बता सकते हैं मीन फ्री पाथ कितना है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी की फार्मूला कितनी थी, 3 kT/m, और यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम है, ये मैंने अभी आपको कैलकुलेट करवाया ही है। सो ये वैल्यू लिख देता हूँ मैं, 1.2 × 10⁵ था, और रिलैक्सेशन टाइम कितना है, 2 × 10⁻14। सो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.4 × 10⁻9 मीटर हो गया, या इसको 24 कर दीजिए आप। सो 24 × 10⁻10 मीटर, या इसी को कितना लिख सकते हैं हमें, 24 एंगस्ट्रॉम। सो ये हमने एक लगभग वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो जैसे कोर एटम है, ये सपोज ये कोर एटम हो गया है ना, प्लस आप लिख सकते हैं, और ये दूसरा कोर एटम हो गया, ये तीसरा कोर एटम हो गया, चौथा कोर एटम हो गया। इस तरीके से हमारे पास जो है ये कोर एटम्स हैं, यहाँ पर ये कोर एटम्स हो गए। अब इन कोर एटम्स हैं, ये मैंने इलेक्ट्रॉन माना, यहाँ टकरा गया, फिर इधर आ गया, फिर वो इधर भाग गया ऐसे, फिर इधर आ गया ऐसे, इधर आ गया। सो इस तरीके से टकराते हुए चल रहा है। सो मीन फ्री पाथ लगभग हमने कितना निकाला, 24 एंगस्ट्रॉम। जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होती है दो एटम के बीच में, कहीं पर भी ले लें, क्रिस्टल टू क्रिस्टल तो वेरी करेगी, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे। तो जो ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है ये लगभग मान लेते हैं कि 2 एंगस्ट्रॉम या 1 एंगस्ट्रॉम इसके आसपास है। तो 2 और 24 आ रहा है। इसका मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन अंदर चल रहा होगा तो रास्ते में हर आने वाले कोर एटम से वो कभी भी नहीं टकरा रहा सकता है, तो कुछ से टकराएगा और कुछ से नहीं टकराएगा। ये ड्रूड मॉडल का रिजल्ट है। ड्रूड ने ये रिजल्ट निकाला कि यदि ये मीन फ्री पाथ जो है उतना ही आता जितना एटॉमिक डिस्टेंस है, तो जितना एटॉमिक डिस्टेंस है यदि उतना ही मीन फ्री पाथ आता तो हम एक कंक्लूजन निकालते कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल कर रहा होगा मेटल के अंदर तो हर एटम से टकराएगा। लेकिन हमने जब कैलकुलेट किया, रिलैक्सेशन टाइम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है, वो थर्मल वेलोसिटी निकाल लिया, तो पता चला कि जब वो अंदर चल रहा होगा इलेक्ट्रॉन तो चलते समय वो सभी एटम से नहीं टकरा सकता है। इसलिए हम उसकी जो है आगे एवरेज डिस्टेंस निकाल लें कि कहाँ कहाँ से किससे वो टकराएगा। तो अब इस पॉइंट में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी सीख लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारा काम पड़ सकता है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए कुछ बेसिक बातें हम सीख रहे हैं कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करता है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन होता है, लेकिन हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसका रैंडम मोशन मॉडिफाई हो जाता है। सो मॉडिफाई होने की वजह से जो एवरेज वेलोसिटी गेन करता है, दैट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स अपने को ध्यान रखना है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो हमें डाउट नहीं होना चाहिए। सो व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, when no electric field is applied, then average
then average velocity of free electrons, then average velocity of free electrons in a metal is 0. In a metal is 0. 0 क्यों है? बिकॉज ऑफ, अब आगे लिख रहे हैं रीजन उसका, बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन की वजह से उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। सो उसकी एवरेज वेलोसिटी ले लिया, एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया। अब हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे सो जो एवरेज वेलोसिटी गेन करेगा वो एवरेज वेलोसिटी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। सो अब हम ये लिखेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, when electric field is applied, when electric field is applied, when electric field is applied, then the average velocity, then the average velocity gained by electron is called drift velocity. तो एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आई? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, तो इस तरीके से वो एक एवरेज वेलोसिटी गेन कर लेगा। उस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखते हैं। सो दैट एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे और इसको डिराइव करके देख लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आएगी। सो हम यहाँ पर लेते हैं कि एक्सेलेरेशन इलेक्ट्रॉन का, एक्सेलेरेशन न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कितना आएगा? फोर्स बाई मास। इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो माइनस ई इंटू ई डिवाइड बाई एम। वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। माइनस क्यों लगा दिया? कि जैसे मान लेता हूँ मैं कि इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। अब यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इधर की तरफ लगेगा, यदि निगेटिव चार्ज है तो फोर्स जो है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया, तो एक्सेलेरेशन हो गया। अब वेलोसिटी निकालूंगा टी टाइम के बाद, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये लगा रहा हूँ इसलिए कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान रखा है। सो वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू, पहले थर्मल वेलोसिटी है, ये रैंडम मोशन की वेलोसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के पहले। अब चूँकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो फोर्स लगेगा, तो ये वाला पोर्शन क्यों आएगा? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रही है। तो ई बाई एम इंटू टाइम, ये टी टाइम में है, हमें तो एवरेज निकालना है। तो मैं एवरेज, ये ब्रैकेट का मतलब है कि मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, और ये एवरेज इनिशियल वेलोसिटी है शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के पहले। और इधर के दिया हम ले रहे हैं तो माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाई एम, तो कांस्टेंट है, एंड दैट इज़ द एवरेज टाइम। सो ये जो एवरेज वेलोसिटी है इसी का नाम मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, ये एवरेज 0 है तो 0 लिख दिया, माइनस ई बाई एम इंटू ये जो एवरेज टाइम है कॉलिजन का, ये टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। इस तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी डी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगी। सो मेटल के अंदर या सेमीकंडक्टर के अंदर जब फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा और आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन मॉडिफाई हो जाएगा। सो मॉडिफाई हो करके उसकी जो पहले रैंडम वेलोसिटी 0 आ रही थी वो रैंडम वेलोसिटी 0 नहीं आएगी। सो अब वो जो वेलोसिटी गेन करेगा दैट वेलोसिटी इज नोन एज थर्मल ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये एक कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट फॉर द मेटल। इस कांस्टेंट को हम लोग जो है मोबिलिटी लिखेंगे। सो यदि आप इसको कांस्टेंट के टर्म्स में लिख रहे हैं सो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, साइन हटा दिया अब मैंने, ई टाउ डिवाइड बाय एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई।
अब कांस्टेंट को मैं एक सिंबल से हटा देता हूँ, सो बी डी इज इक्वल टू दिस इज म्यू इंटू ई, वेयर म्यू इज नोन एज मोबिलिटी, सो म्यू इज द मोबिलिटी। सो आगे हमें मोबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनके न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा। सो इट इज़ द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर। सो मोबिलिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मोबिलिटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। काम पड़ेगा आगे न्यूमेरिकल लगाते समय। सो आप ये देख सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे हम जो है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। पॉइंट हमें जो कंसीडर करना है वो है करंट एंड करंट डेंसिटी। सो नेक्स्ट है करंट एंड करंट डेंसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के पोर्शन में मैंने आपको बता रखा है। करंट एंड करंट इज आई एंड करंट डेंसिटी इज जे। बोथ करंट एंड करंट डेंसिटी आर बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ लिया है, तो फार्मूला मैं डायरेक्ट लिखूंगा, उसका कोई डेरिवेशन नहीं ले रहे हैं, NEABD। तो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ करंट डेंसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यहाँ पर करंट डेंसिटी इज द करंट पर यूनिट एरिया। अब आप इसको यहाँ पर लेंगे तो NEABD डिवाइड बाई A, ए से ए कैंसिल हो गया, सो J आ जाएगा किसके इक्वल, NEABD। सो दिस इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट डेंसिटी डिपेंड्स ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यदि जीरो होगी, जीरो कब होगी, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे, तो करंट डेंसिटी जीरो हो जाएगी। करंट डेंसिटी इज द करंट इन यूनिट एरिया। टोटल एरिया से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको टोटल करंट मिल जाएगी। ये इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमें जो पढ़ना, इसमें कंडक्टिविटी का देखना है कि कंडक्टिविटी क्या होती है। तो नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी सिग्मा, हम चाहें तो रेजिस्टिविटी भी डिफाइन कर सकते हैं, एंड रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी। सो आसानी से बता सकते हैं हम लोग, J इज इक्वल टू किसके इक्वल है, NEBD। सो NE और BD की वैल्यू अभी हमने पढ़ा था वहाँ पर, E टाउ बाई M इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। सो जो J की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, NE स्क्वायर टाउ बाई M इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब J की वैल्यू आ गई इतनी, वो किसकी इक्वल हो जाएगी, सिग्मा इंटू ई के इक्वल। जहाँ पर जो सिग्मा है ये मैंने जो लिखा है NE स्क्वायर टाउ बाई M, ये आ गया, एंड दिस इज नोन एज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी है। रेजिस्टिविटी यदि आपको बताना है, सो रेजिस्टिविटी बहुत आसानी से बता सकते हैं। रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी हो जाएगी कितना, M NE स्क्वायर टाउ। इस तरीके से हम रेजिस्टिविटी बता सकते हैं। बस ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट हमें इसमें और देखना है कि कंडक्टिविटी और मोबिलिटी में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। तो पहले मैंने आपको करंट का रिलेशन बता दिया, कंडक्टिव मोबिलिटी का बता दिया, रेजिस्टिविटी का। अब है रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी, क्योंकि इस रिलेशन का बार बार हमारा काम पड़ेगा। तो हमें 7th नंबर पॉइंट का ही इलेक्ट्रॉनिक्स में काम है, उसके लिए हमने बाकी चीज़ें रिवाइज कर लिया है। सो रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी सिग्मा एंड मोबिलिटी म्यू, बहुत आसान सा है। सिग्मा भी मैंने आपको पढ़ाया, कितना, NE स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय M, एंड मोबिलिटी मैंने अभी बताया था आपको, E टाउ बाई M, ये दो कांस्टेंट हैं। सो आप यहाँ पर देख लीजिए इसको बैठा करके, सिग्मा इज इक्वल टू NE, N अलग कर लीजिए NE, और इसको E टाउ बाई M अलग कर दीजिए। E टाउ बाई M आपकी मोबिलिटी है, तो सिग्मा किसकी इक्वल हो जाएगा, NE इंटू म्यू। ये वो रिलेशन है जिसका हमारा काम है, हमारे सिलेबस में है, इस पे न्यूमेरिकल आ रखे। बाकी कोई पॉइंट नहीं थे, हमने सब इलेक्ट्रिसिटी में कवर कर रखा है। सो कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू NE इंटू म्यू। N इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये सब पढ़ रखा हूँ, न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं ये सब आपको इसमें बताऊंगा ही। सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स
पर यूनिट वॉल्यूम, ये सब न्यूमेरिकल में बताऊंगा। बाकी ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, सिग्मा उसकी कंडक्टिविटी है और म्यू इसकी मोबिलिटी है।